Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 3rd of July 2020 and we are conducting the series of lectures of 10th class. And we are studying chapter number 10, the fundamentals of chemistry. Chapter number 10, acid, bases and salts. And today is lecture number 29. Content of today's lectures are salt and their characteristics, method of preparation of salts, and types of salt. As you know, dear students, I have been teaching you biology, teaching you chemistry, and let's move on our book. Dear students, you can see on the page, book page, we are going to start salts. आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं. Dear students, as you know that the definition, salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid and a base. हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स के अंदर यही बात की थी कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में भी हमने ये कहा था कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. अब एक अगर मैं यहाँ पे आर्हीनियस का या कोई भी एसिड बेस रिएक्शंस लिखता हूँ तो मुझे साफ क्लियरली पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि HCl एक एसिड है. HCl एक एसिड है प्लस NaOH ये क्या है जी, एक बेस है. इट्स अ बेस. NaCl एक एसिड है और ये एक बेस है. तो हमारे पास इसका आता है सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट क्या बनेगा जी, वाटर तो आ जाएगा हमारे पास H2O और साथ इसके आएगा हमारे पास NaCl. तो ये जो NaCl प्रोड्यूस हुआ है ये सॉल्ट है. तो न्यूट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं एंड आफ्टर रिएक्टिंग दे कैंसल आउट देयर इफेक्ट. वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं. दोनों कंपाउंड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं. दे कैंसल आउट देयर इफेक्ट. तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन जो है वो सॉल्ट्स की. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, वो तो हम यहाँ पे कर लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन है जी. हाउ साल्ट्स आर फॉर्म्ड. साल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं. ठीक है जी, साल्ट कैसे बनते हैं. ठीक है, साल्ट कैसे बनाए जाते हैं.
ठीक है ना, कैसे बनते हैं? सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी अगर हम यहाँ पे दो आयंस को स्प्लिट करें तो जो सोडियम था ये हमारा, जो सोडियम था आयन था ये हमारा पॉजिटिव आयन था, और क्लोरीन जो था ये हमारे पास नेगेटिव आयन था। ये पॉजिटिव है सोडियम और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है। तो वो कहता है कि सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है कि एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट्स में जो दो दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आयन हमारे पास आता है बेस की तरफ से और नेगेटिव आयन आता है हमारे पास एसिड की तरफ से। पॉजिटिव आयंस मेटेलिक आयंस होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि अगर आप NaCl नमक की एग्जांपल लें तो NaCl के अंदर जो है वो सोडियम आया है बेस से, मेटेलिक आयन है। और जो दूसरा नॉन मेटेलिक आयन है क्लोरीन, वो नॉन मेटल है, वो आया है हमारे पास एसिड से। तो ये आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे मेटेलिक आयन होते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि जो भी पॉजिटिव आयन आपको नजर आएगा हाइड्रोजन के अलावा, वो सारे पॉजिटिव आयन होंगे और सारे मेटल्स होंगे। दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है जी, वो सारे मेटल्स होंगे। तमाम पॉजिटिव आयन, ये बात ज़हन में रखनी है, मेटल्स होते हैं, और तमाम नेगेटिव आयंस नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है उसके अंदर सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, मेटालिक आयन है, और क्लोरीन एक नॉन मेटालिक आयन है। तो ये आपने जहन में रखनी है कि एसिड्स जितने भी होते हैं ज्यादातर उसके अंदर, एसिड्स के अंदर नॉन मेटल्स होती हैं ज्यादातर, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक एसिड का बताऊं H2SO4, या नीचे देखें ये टेबल बना हुआ है 10.4, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये 10.4 टेबल बना हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। एसिड्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, उसमें पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें देख लें हाइड्रोजन है, ये भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, एस्टिक एसिड, इनमें सारे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। एसिड सारे नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और बेस जो होते हैं उनका पहला जो फर्स्ट ही, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एटम होता है, वो ही मेटालिक आयन होता है। तो सॉल्ट्स जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस। साल्ट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन कैटाइंस एंड नेगेटिव आयंस एनाइंस, इस पर मुश्तमिल होते हैं। अ कैटाइन इज अ मेटालिक आयन। जो कैटाइन होता है मैंने आपको बताया है वो, और वो आता कहाँ से है? डिराइव फ्रॉम अ बेस, वो बेस से आता है। इट कम्स फ्रॉम अ बेस। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताता चलूं कि आपके तमाम वीडियो लेक्चर्स जो कि आपको जूम पे दिए जा रहे हैं, ऑल द वीडियो लेक्चर्स जूम पे दिए जा रहे हैं, उसका तमाम की जो रिकॉर्डिंग है दैट इज अवेलेबल ऑन लिंक, यूट्यूब लिंक। तो वो यूट्यूब लिंक्स आपको मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप अपनी जो है वो तमाम प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फाइल्स थोड़ी सी हैवी होती हैं तो व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आई हैव फाउंड अ सोल्यूशन कि वो आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि जूम पे भी दिए गए हैं, और पहले वाले लेक्चर तो ऑलरेडी आपके पास हैं। और अगर कोई लेक्चर फर्स्ट करें आपके पास नहीं है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा 10th में भी आपके टेस्ट शुरू हुए हैं, तो वो जो टेस्ट आपका टेस्ट स्केड्यूल है उसके मुताबिक आपका केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा। अच्छा जी, वो कहता है कि सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, एनाइंस।
अ सॉल्ट इज, या आप साल्ट इज मेड, मेड लिख सकते हैं, हाउ साल्ट आर मेड। ठीक है, ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं कि साल्ट, हाउ साल्ट्स आर मेड। उसके बाद कैटाइन इज अ मेटेलिक आइन derived from a base, therefore it is called basic radical। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया कि बिकॉज इट इज अ बेसिक रेडिकल, ये एक बेसिक रेडिकल है। ठीक है ना, तो हमेशा बताया है कि मेटल्स वाला हिस्सा, पॉजिटिव हिस्सा बेस से आता है। while anion is derived from an acid, जो उसका नेगेटिव वाला आइन है किसी भी सॉल्ट में, वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। तो सोडियम कहाँ से आया, सोडियम आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस था। ठीक है ना, सोडियम कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या चीज है, एक बेस है, इट इज अ बेस। और क्लोरीन कहाँ से आया, क्लोरीन कम्स फ्रॉम एन एसिड HCl, क्लोरीन आया हमारे पास एसिड HCl से, ये एक एसिड है। तो कहता है कि सॉल्ट आर मेड अप ऑफ, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा जरा। Salts are made up of positive ions, cations, and negative ions, anions. A cation is a metallic ion derived from a base, therefore it is called basic radical. While anion is derived from an acid, therefore it is called an acidic radical। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है a salt gets its name। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट को हम कैसे नाम दे सकते हैं, सवाल आ सकता है कि हाउ वी नेम द सॉल्ट, हाउ वी नेम द सॉल्ट, नेम अ सॉल्ट। हम एक सॉल्ट को कैसे नाम दे सकते हैं, हाउ वी नेम अ सॉल्ट। हम एक सॉल्ट का, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम नेम्स ऑफ द मेटल एंड एसिड्स शोन इन द टेबल। तो जब भी नाम लिखा जाता है तो वो उसका जो मेटल है और एसिड्स को जहन में रखा जाता है। ठीक है ना, तो पहला है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, ये वाला हिस्सा उसमें आ गया, उसका रेडिकल नाइट्रेट रेडिकल। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट रेडिकल आ गया, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट आ गया रेडिकल। ठीक है ना, तो मेटल का नाम और एसिड का रेडिकल। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्ट्स आर नेम, मेटल नेम प्लस रेडिकल ऑफ एसिड। एसिड का जो रेडिकल है वो एसिड का रेडिकल हम यहाँ पे उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो उसकी मिसाल इसी तरह ही है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा जी मेटल नेम, फर्ज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे जिंक, जिंक एक मेटल है, तो उसके साथ जो है वो एसिड का रेडिकल है सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो जिंक सल्फेट आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का रेडिकल। तो ये बन जाएगा Zn आ गया एंड SO4। ठीक है ना, तो जिंक जो है वो कम्स फ्रॉम बेस, मेटालिक रेडिकल था, और सल्फेट जो है वो उसका नेगेटिव रेडिकल था, वो एसिड से निकला। ठीक है ना, हाइड्रोजन के बाद जो बकाया सब चीजें बचती हैं सारी वो सॉल्ट का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि देखेंगे जो एच एच अगर निकाल दें तो बकाया हिस्सा जो है वो नेगेटिव रेडिकल बनता है सॉल्ट में। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो सॉल्ट्स के मुख्तलिफ नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो टॉपिक स्टडी किया है उसमें हमारे पास कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सवाल हमारे पास डेफिनेशन आ सकती है कि सॉल्ट, व्हाट आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस। तो ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, तो अगर आपने साथ एग्जाम्पलें देनी है उसकी तो वो एग्जाम्पल भी आप उसके साथ दे सकते हैं। तो हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड,
salts are made up of positive ions, ठीक है जी, salts positive ion and negative ions anions, positive ion cations and negative ions anions. A cation is made up of a cation is a metallic ion derived from a base, therefore it is called a basic radical, while anion is derived from an acid, therefore it is called acid radical. उसके बाद naming of a salt है जी, तो salt gets its name of the metals and acids. ये shown in the table को आप skip कर दें. अब आपने ये बताना है कि मेटल का नाम और एसिड का रेडिकल ये मिल जाते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नेगेटिव रेडिकल था क्लोरीन, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड. पोटाशियम था, उसमें पोटाशियम के साथ नाइट्रिक एसिड का नेगेटिव रेडिकल है नाइट्रेट, ठीक है ना, ठीक है, तो उसका नेगेटिव रेडिकल जो था वो नाइट्रेट था, नाइट्रेट NO3. तो ये NO3 जो है वो नाइट्रेट रेडिकल था. अब पोटेशियम जो है वो इसके साथ जब मिलेगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है जी, KNO3. के यहां से आ गया, ये के इसका आ गया पोटेशियम का, और NO3 आ गया नाइट्रेट का, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट. इस तरीके से सॉल्ट्स को हम जो है वो नाम देते हैं, ठीक है ना, हाउ सॉल्ट्स आर नेम. उसके बाद आ गया जिंक और आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है. कैल्शियम के साथ है जी कैल्शियम और आगे फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट. ये जो PO4 है बड़ा सिंपल है, ये जो PO4 है और ये Ca, ये मिल गया कैल्शियम फॉस्फेट. अब होता ये है कि कैल्शियम की जो वैलेंसी है ना, ठीक है, कैल्शियम हैज वैलेंसी दैट इज 2+, वो 2+ है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2+, और फॉस्फेट की वैलेंसी है 3-3. तो ये होता है जी PO4 Ca2PO4 और ये होता है -3. अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, इधर की वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है कैल्शियम की, और ये +2 आ जाएगा इसके नीचे. तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो आ जाएगा Ca3PO4 टेकन ट्वाइस कहते हैं इसको, 2 दफा लिखना. तो ये इसलिए आया कि इनकी वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है, कैल्शियम की वैलेंसी और है और फास्फोरस की वैलेंसी और है, ठीक है जी. अब आ गया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. अब हम बात करते हैं कि सॉल्ट की नुमाया खसूसियात क्या होती हैं. बड़ा ही एक अहम सवाल है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स, एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. ये सवाल है कि व्हाट आर सॉल्ट्स एंड राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. सॉल्ट क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो लिखें, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपको मार्क भी कर देता हूँ कि ये सवाल क्या आ सकता है, ठीक है ना. द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, वो किस तरह आ सकता है. क्वेश्चन होगा व्हाट आर सॉल्ट्स, तो आप इसमें एक डेफिनेशन लिख दें, कुछ 1-2 सॉल्ट्स के एग्जांपल दे दें, और उसके बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना. ये सवाल आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, उसमें भी बड़ा अहम क्वेश्चन है. व्हाट आर सॉल्ट्स एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट क्या होते हैं और सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें बताइए. तो बड़ा सिंपल है जी. पहला सवाल है कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उनकी,
दे आर फाउंड इन क्रिस्टल, तो क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल्स की शक्ल में, दे आर फाउंड इन क्रिस्टल। जैसे नमक की क्रिस्टल्स NaCl की, हमने पेज नंबर 68 बड़ा मशहूर पेज है, उसके ऊपर उसकी क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ था NaCl का, ठीक है ना, NaCl की क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है जी। क्रिस्टल जो है वो NaCl की, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था वहां पे। तो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये एक खास क्रिस्टल की शक्ल में क्यूबिकल शेप होगी इसकी, टेट्रागोन, टेट्राहेड्रॉन, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं। तो वो एक क्यूबिकल शेप अपनी 3 डायमेंशनल शेप बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक शेप बनाएं क्यूब की, ठीक है ना, ये क्यूब की शक्ल बनाते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्यूबिकल शेप जो है बेसिकली ये एक क्या है कि 3 डायमेंशनल शेप है, क्रिस्टलाइन शेप है, ठीक है। मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक शेप आपको बना कर देता हूँ, ये देखें शेप्स नजर आ रही है आपको, बन रही है, ये क्यूब है, इट इज अ क्यूबिकल शेप, ठीक है ना। तो ये एक क्यूब है, ठीक है ना, इट्स अ क्यूब। क्यूबिकल शेप है ये, ठीक है ना। तो कहता है ये दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेफिनेटली सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डेफिनेटली सॉल्ट्स, आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट हो गया जी कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बहुत से ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर में पानी जमा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने वो 9th में भी पढ़ा था कास्टिक सोडे का फार्मूला, उसमें 10H2O था, यहाँ 5H2O। ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जी कि उसके सॉल्ट्स के स्ट्रक्चर को बनते हुए, उसको स्टेबल स्ट्रक्चर को बनते हुए, एक मजबूत स्ट्रक्चर को बनते हुए, उसके लिए थोड़ा सा वाटर फॉर्मेशन, पानी चाहिए होता है। वो पानी उसकी क्रिस्टल्स को सेट करने में मदद देता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स में क्रिस्टल्स जो वाटर की हैं वो पानी जमा हो जाता है और उससे एक शेप उसकी बनने में मदद देती है, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये रिएक्शन नहीं करता वाटर, बल्कि ये जस्ट फॉर उसके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अब कॉपर सल्फेट को लेंगे तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होगा, वो उसमें पानी होगा जिससे पानी में कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो आपको ब्लू नजर आएगा। इसलिए कैल्शियम सल्फेट के साथ भी 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और उसमें हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट में भी देखा था वॉशिंग सोडा का फार्मूला। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी हमारे पास वहाँ 9th में मौजूद है। वो वॉशिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा था, अगर आपको किसी को याद हो, वो था, उसका फार्मूला था Na2CO3 डॉट, आगे डॉट थे उसके, उसके आगे थे डॉट 10H2O, ठीक है ना, उसके डॉट 10H2O। तो ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दिस 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है जो कि वहां पे वॉशिंग सोडा में यूज होता है 10H2O का। अच्छा, अगर उसके अंदर फर्स्ट में पानी ना हो, वाटर ऑफ दे, तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आप वही जो क्रिस्टल्स हैं, वही जो सॉल्ट होगा उसको आप धूप में रख दें। तो सॉल्ट धूप में रखने से या किसी ओवन में रखने से उसका जो वाटर है वो उसमें से निकल जाएगा।
और वो कंपाउंड जो है वो बन जाएगा एनहाइड्रस कंपाउंड, ठीक है ना, एनहाइड्रस, ठीक है ना, यानी कि पानी के बगैर। अगर हम वाटर ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो, ठीक है, उसमें से क्या करें हम, वो कहता है कि इफ वी रिमूव वाटर फ्रॉम these salts they are called anhydrous compound, anhydrous, एनहाइड्रस सॉल्ट्स, क्योंकि उनका वाटर ऑफ रिलेशन निकाल देंगे पानी को, अगर वहां से निकाल दें। तो ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है कि बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनकी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्रिस्टल्स को बनाने में हेल्प करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। तो अब वो ये बताते हैं उसकी शेप के कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड हुए हुए हैं, ठीक है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड है। तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में दिए हुए हैं और CuSO4 कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब वो कहता है कि अब ये आगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, इसकी तादाद भले ही जो मर्जी हो, लेकिन जब इन दोनों को आपस में हम यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो इनका जो है वो क्या कहते हैं, चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। आयंस की तादाद फर्क हो सकती है लेकिन उन आयंस का टोटल चार्ज बराबर होगा। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्ज करें एक कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव आयन जो है ना ए है, ए एक पॉजिटिव आयन है, और उसका जो यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है वो फर्ज करें हैं जी 3, A3 एक पॉजिटिव आयन है, और उसके बाद जो है वो B2 जो है, B2 मैं B को कहता हूँ, ये 2 है। अब A के कितने हैं 3 और B2 के कितने हैं 2, ठीक है ना। तो B2 नेगेटिव आयन है, A3 तो ये बनेगा जी, ये बन गया A3B2 या A2B3 बन गया। लेकिन ये तादाद तो मुख्तलिफ है, A के 3 है, B के 2 है, लेकिन जब ये बनेगा ना तो ये चार्जेस खत्म हो जाएंगे। मसलन इस तरह होगा कि ए के फर्ज करो अगर हमारे पास कंपाउंड है ए, तो उसके यहाँ पे हमारे पास फर्ज करो 3 है, तो उसकी वैलेंसी है 6, तो ये हो जाएगी, नहीं उसकी वैलेंसी है 2, तो ये हो जाएगी +6, ठीक है। और बी जो है उसकी वैलेंसी है 2, तो ये भी हो जाएगी -6, ठीक है ना। ये जो 6 होगा प्लस वाला वो आएगा हमारे पास, +6 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइज बाय +2, उसकी वैलेंसी होगी 2, तो 3 2 दर +6 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, वो 2 है लेकिन वैलेंसी जो है वो -3 है, तो ये -6 आ जाएगा। इस तरीके से वैलेंसियां जो है वो आपस में चार्जेस आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चार्जेस विल बिकम द सेम ऑफ द बोथ ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो कहता है कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, सॉल्ट्स जो हैं वो कंपाउंड न्यूट्रल हैं, चार्जेस बराबर होते हैं, तादाद फर्क हो सकती है। ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जब उनका चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो जो कलेक्टिव चार्ज है उनका वो सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे है उसकी प्रिपरेशन, सॉल्ट्स की तैयारी कैसे करते हैं हम। तो सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड हैं। सॉल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल, ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल जो पानी में हल नहीं होते। The methods of used for preparation of salts are based on their solubility in water, कि वो पानी में किस तरीके से हल होते हैं। साल्ट पानी में हल होने वाले भी होते हैं और साल्ट पानी में हल होने वाले नहीं होते, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ठीक है ना। तो उसके जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ
सॉल्युबल साल्ट्स के बारे में। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्युबल साल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर। सॉल्युबल साल्ट्स आमतौर पे वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। वो चूंकि पानी में तैयार होते हैं इसलिए हमें वो उसमें से जो है वो क्या कहते हैं, दे आर रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो वो एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से रिकवर किए जा सकते हैं। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। ठीक है, एसिड और मेटल के रिएक्शन से। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर इसलिए है कि इसमें हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने देखा था कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा था। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपने क्या पढ़ा था, ये जो लिखी हुई है सारी की सारी ये यानी कि ये एसिड और मेटल्स के साथ ये वही कंसेप्ट है कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का पहला पॉइंट है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जब वो एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का पहला कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड का ये एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है तो ये तो आपको पहले ही आना चाहिए एसिड की प्रॉपर्टीज में। और इसके तमाम रिएक्शंस जो हैं वो देखें जरा, वही लिखे हुए हैं HCl और Mg। ठीक है ना, यानी कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट का पहला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ, मेटल्स के ऊपर एसिड रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, तो उसके साथ उसका सॉल्ट भी बन जाता है। तो ये बड़ा ही आसान है कि एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे। और आपको पता है दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स वाली, उसमें भी सॉल्ट पैदा होता था। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में भी क्या हुआ था, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते थे, सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है ना, वो सॉल्ट भी इसी प्रिपरेशन में ही आएंगे। तो और उसके बाद आपको पता है कि जो बेस की प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर अल्कली रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट, तो वो भी अमोनिया वाटर और सॉल्ट पैदा होता था। यानी जो रिएक्शन पहले एसिड के और बेस के वो गुजर चुके हुए हैं यहाँ पे, वो तमाम सॉल्ट की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होंगे। वो रिएक्शन आपको मिलेंगे, नजर आएंगे सॉल्ट की प्रिपरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल आ जाता है हाउ सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो वो आपको जो पहले आपने रिएक्शन दिए हुए हैं एसिड और बेस के, जो आपने प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में पढ़े हैं, वो तमाम रिएक्शन जो है वो आप लिख सकते हैं। बिलाल अजीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिलाल अजीम। जी सर। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं जी कि सर, आ रही। ये वही रिएक्शन है जो कि पहले हम मेटल एसिड और बेसिस के अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन एसिड बेस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस के हम उसके अंदर पहले ही ये जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए आप बड़े ही फेमिलियर होंगे कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो वो उसके हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और उसका सॉल्ट बनता है। वही रिएक्शन प्रॉपर्टीज लिख के आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप भी देख लें, यही भी वही स्टेप है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का दिया हुआ है। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, सिंपल HCl plus NaOH is equal to H2O plus NaCl। यानी वही रिएक्शन जो बार बार बताया कि एसिड प्लस बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो कोई किसी किस्म का भी लिखा ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें जो है ना वो हमें कोई इशू का सामना करना पड़े। ठीक है ना, तो अब दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख लें, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। अब एसिड तो आ गया, वो किसका रिएक्शन करता है, मेटल के साथ। तो ये ऊपर आ चुका हुआ है एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेटल की बजाय मेटालिक ऑक्साइड आ जाएगा,
तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी यहाँ पे तो एसिड है ही ना, पहले ही एसिड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मेटल्स की बजाय लफ्ज उसने यूज किया है मेटल ऑक्साइड। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये होगा कि वहां पे ऑक्सीजन का जो है वो कंटेंट आ जाएगा बकाया, तो वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस भी पैदा होगी, ठीक है ना। देखें एसिड, हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होती इसमें, सॉरी, एसिड मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड जो है वो ये CuSO4 बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, ये SO4 और इस कॉपर आके साथ ये इसका मेटालिक साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना, मेटालिक साल्ट। और दूसरे नंबर पे वाटर आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, सॉल्ट आपके पास तैयार हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं पैदा होगी इसमें, क्योंकि इसमें वाटर तैयार हो जाता है। वहां यहाँ पे H2 लिखा हुआ है ना, तो वहां पे यहाँ पे बन जाता है H2O, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन वाला मेटालिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है वो, ये मेटालिक ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आ जाएगी, इससे हाइड्रोजन गैस की बजाय मुकम्मल वाटर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस कंप्लीट वाटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बाय द रिएक्शन ऑफ, ये वही फिर आ गया, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, फिर वही आ गई बात कि कार्बोनेट्स और बाइकार्ब, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने रिएक्शन पढ़े थे, अल्लाह के फजलो करम से वही रिएक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जो एसिड की प्रिपरेशन के लिए। एसिड की प्रिपरेशन कोई, यानी कि सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज क्वाइट नॉर्मल एंड सिंपल, ठीक है। एसिड की प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल दी हुई है, ठीक है। ये सारे रिएक्शन जो हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, ये सवाल बड़ा अहम है कि सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात की, अब आता है जी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक सिंपल सी बात है कि ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये Na2CO3, तो ये जो दोनों सॉल्ट हैं, बड़ा आसान है इसका फार्मूला कि दो हल होने वाले सॉल्ट या सॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर हम रिएक्शन करवा दें तो उससे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स पैदा होते हैं। होता यह है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे उनके रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं, एक पॉजिटिव वाला दूसरे के नेगेटिव के पास चला जाता है, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पे, दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव पे, इससे उनके दरमियान रेडिकल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो कहता है कि अ मेटालिक रेडिकल एक्सचेंज, ठीक है ना, विद एसिड रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स मेटालिक रेडिकल्स से एक्सचेंज हो जाते हैं। ये भी बड़ा ही सादा और सिंपल सा ही है, दो साल्ट लेने हैं आपने, और ये सारे जितने भी ऊपर साल्ट हैं ये सॉल्युबल साल्ट हैं, उनको रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन करवाने से उनका जो साल्ट नया बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये बड़ा ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी जो पानी में हल होने वाले सॉल्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर वो दो आपस में मिल जाएं रिएक्शन वाले, तो यानी ये वाले जो चीज है, कैटेगरी जो है सारी, ये हैं soluble salt, soluble salt A प्लस soluble salt B, ठीक है ना। तो ये जो दोनों soluble salts A और B हैं, ये क्या बनाते हैं जी, सिंपल सी बात है, ये बनाते हैं insoluble salts, insoluble salts बना देते हैं। बड़ा आसान है, गौर कीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि ये इसकी पॉजिटिव साइड है Ag की, ठीक है, ये क्लोरीन दूसरे वाले के नेगेटिव, अपना नेगेटिव छोड़ के दूसरे के नेगेटिव से मिल जाएगी, तो ये बनेगा AgCl, ठीक है। AgNO3 और NaCl सॉल्युबल सॉल्ट हैं, लेकिन AgCl जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पे सोडियम का रेडिकल है, इसने जाके अमोनिया इस NO3 के साथ रेडिकल एक्सचेंज कर लिया और ये बन गया NaNO3। ये दोनों सॉल्ट जो हैं वो इनसॉल्युबल है, सॉरी, एक साल्ट इनसॉल्युबल है, दूसरा
सॉल्युबल है, ठीक है ना। अब AgCl3 तो लिखा हुआ यहाँ देख लें सॉलिड, इसका मतलब ये है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट, एक एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, वन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड वन सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, ये देख लें जरा आप। In this method, usually solutions of soluble salts are mixed. During the reaction of exchange of ionic radicals, metallic radical exchange with acidic radicals take place, produce two new salts. One is insoluble, other is soluble. The insoluble salt precipitates and solidify in the solution. वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। एक फर्ज करें कोई भी रिएक्शन होता है, उसमें दो सॉल्ट्स आपने ऐड किए हैं, तो वो जो बीकर होगा उसके अंदर जो सोल्यूशन होगा, तो वो नीचे आपको ये सारा बैठा हुआ नजर आएगा, दैट इज इनसॉल्युबल साल्ट होगा, ये सारा ये इनसॉल्युबल होगा। ये नीचे से बैठा हुआ आपको नजर आएगा इनसॉल्युबल साल्ट, और दूसरा सॉल्युबल साल्ट पानी में हल हुआ होगा, ठीक है। अब उसके बाद है कि मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, टाइप्स क्या हैं, तो अभी इसके सिर्फ हम नाम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें कोई एसिड बेस की मिलावट नहीं होती। बेसिक सॉल्ट, बेसिक का झुकाव होता है। मिक्स सॉल्ट, दो सॉल्ट मिक्स होते हैं आपस में फिजिकली। एसिडिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सवाल पेपर में आता होता है, ठीक है ना। पेपर में ये क्वेश्चन आता होता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो कितनी जो सॉल्ट हैं उनकी टाइप्स जो हैं वो, उसका नेम्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हैं वो, ये यहाँ पे जो 6 टाइप्स दी हुई हैं इसके बारे में सवाल आता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके फॉर टुडे। आपकी असाइनमेंट ये है कि व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट आर सॉल्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के ऊपर आपने ये असाइनमेंट आपने इसकी लिखनी है। जो आपको टेस्ट मिलेगा वो आपने लाजमी सबमिट करवाना है, क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड जो है वो टेस्ट रिकॉर्ड में होगा। वो आपका टेस्ट डे आपको बता दिया जाएगा, बल्कि आपको शायद सेंड भी कर दिया हो टेस्ट डे। तो जिस दिन टेस्ट डे होगा उस दिन आपने वो टेस्ट मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। टेस्ट लिखना है अच्छा खुशखत करके, प्रिपेयर करके, याद करके, और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।